सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 9 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है संज्ञा। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं संज्ञा के विषय में कि किस प्रकार से भाषा के अंतर्गत संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार से व्याकरण में संज्ञा का महत्व है। पाठ 9, संज्ञा। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। यह हमारा संसद भवन है। यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ एवं विशालतम भवन है। इसमें हमारे देश के सभी राज्यों की प्रमुख वस्तुओं का उपयोग किया गया है, जैसे पत्थर, लकड़ी, रेत, कालीन आदि। इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसी वर्ष किया है। इस भवन की भव्यता एवं सुंदरता को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। आपने देखा, उपयुक्त अनुच्छेद में रंगीन छपे शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा आदि का बोध करा रहे हैं, अतः ये संज्ञा शब्द हैं। तो अभी हमने जो अनुच्छेद पढ़ा तो हमने उसमें कई सारे रंगीन छपे हुए शब्द देखे, जैसे संसद भवन, भवन, देश, राज्यों, वस्तुओं, पत्थर, लकड़ी, रेत, कालीन आदि। ये सारे शब्द हमें किसी न किसी संज्ञा का बोध करा रहे हैं, किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, इन सभी की दशाओं का अर्थात इन सभी के नामों का बोध करा रहे हैं। जब भी नामों का बोध होता है तो वो शब्द संज्ञा से शब्द कहलाते हैं। किसी भी चीज का अगर नाम आ रहा है तो वो संज्ञा है। तो इस प्रकार से हम संज्ञा की जो परिभाषा देंगे वो होगी, जब वो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या दशा का बोध कराते हैं, उन्हें संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति की, वस्तु की, स्थान के, भाव के या दशा का बोध, और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं इन चीजों के नामों का जो बोध कराए वो है संज्ञा। संज्ञा के जो भेद हैं, संज्ञा 3 प्रकार की होती है। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे अमन, नमन, छवि, छाया, दिल्ली, मेरठ, भारत, अमेरिका, रामायण, चेतना आदि। ऐसे शब्द जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष व्यक्ति, विशेष वाले उनका नाम का बोध कराते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। अब है दूसरा हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द से वस्तु अथवा प्राणियों की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लड़का, लड़की, आदमी, स्त्री, पुस्तक, गांव, नौकर, शेर आदि। क्या करें? ऐसे शब्द जो किसी भी वस्तु की, प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराए वो होगी जातिवाचक संज्ञा, जैसे लड़का, लड़की, आदमी, स्त्री, पुस्तक, गांव, नौकर, शेर आदि। इन सभी उदाहरणों में हम देख पा रहे हैं ये शब्द संपूर्ण जाति से संबंधित हैं, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा है। अंग्रेजी व्याकरण से प्रभावित कुछ विद्वानों ने संज्ञा के 2 भेद और बताए हैं। ये जातिवाचक संज्ञा के ही रूप हैं। हिंदी भाषा में इन्हें अलग नहीं माना गया है। जैसे तो हमारे बहुत सारे अंग्रेजी व्याकरण से प्रभावित विद्वान हैं हिंदी में भी, जिन्होंने 2 अतिरिक्त भेदों को माना है, जो है समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन हमारी जो हिंदी भाषा है वो इन 2 भेदों को नहीं मानती। कुछ विद्वानों को अगर हम छोड़ दें तो हमारी जो 2 भेद बताए गए हैं वो जातिवाचक संज्ञा में ही आ जाते हैं। तो जैसे समुदायवाचक संज्ञा, उसमें क्या है? वह संज्ञा शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु के समूह अथवा झुंड का बोध हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कक्षा, सेना, भीड़, परिवार, गुच्छा आदि। जो किसी भी वस्तु के, व्यक्ति के समूह का बोध कर रहा है वो समुदायवाचक संज्ञा है, लेकिन हम इसे जातिवाचक संज्ञा में ही मानते हैं। और एक होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। वह संज्ञा शब्द जिससे किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, तेल, मिट्टी, पानी, दूध आदि। जो द्रव्य या धातु का बोध कराती है वो होती द्रव्यवाचक संज्ञा, सोना, चांदी, तेल, मिट्टी। लेकिन हमारी हिंदी भाषा में इसे भी हम जातिवाचक संज्ञा में ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा या अवस्था आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बचपन, बुढ़ापा, खटास, सुंदरता, थकावट, मिठास आदि। तो ऐसी संज्ञा शब्द बच्चों जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान
ये गुणों को बताएं, दोषों को बताएं, उसकी दशा को बताएं, उसकी अवस्था को बताएं। तो वो भाववाचक संज्ञा में आएंगे। भाववाचक संज्ञा में एक बात महत्वपूर्ण होती है, इसे केवल महसूस किया जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है, इसे देखा और छुआ नहीं जा सकता। उदाहरण बचपन, बुढ़ापा, खटास, सुंदरता, थकावट, मिठास आदि इसके उदाहरण है। भाववाचक संज्ञाओं की रचना, जब भी हम भाववाचक संज्ञाएं प्रयोग करते हैं तो किसी ना किसी संज्ञाओं के माध्यम से या फिर अन्य शब्दों के माध्यम से इनकी रचना की जाती है। वो हो सकते हैं विशेषण भी हो सकते हैं और भी कुछ चीजें हो सकती है। तो चलिए अब हम इन विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं कि किस प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से बनती हैं। भाववाचक संज्ञाएं बनाना अत्यंत सरल है, इसे आसानी से सीखा जा सकता है। निम्नलिखित तालिकाओं को ध्यान से पढ़िए और समझिए और भाववाचक संज्ञा का निर्माण कीजिए। तो जो भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं वो जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम और क्रिया से बनाई जाती हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो यहाँ पर दो तालिका में दो कॉलम है, एक में जातिवाचक संज्ञा लिखी और दूसरे में भाववाचक संज्ञा बनाकर दिखाई गई है। तो चलिए पढ़ते हैं। शत्रु शत्रुता, मित्र मित्रता, दास दासता, गुरु गुरुत्व और गुरुता, कवि कवित्व, चोर चोरी, डकैत डकैती, व्यक्ति व्यक्तित्व, मानव मानवता, स्त्री स्त्रीत्व, देव देवत्व, लड़का लड़कपन, बच्चा बचपन, बंधु बंधुत्व। अब है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। हम विशेषणों के माध्यम से भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से। तालिका दी हुई है, दो कॉलम है, एक में विशेषण और दूसरे में भाववाचक संज्ञा। तो चलिए पढ़ते हैं। भयावह भयावहता, मीठा मिठास, लघु लघुता, स्वस्थ स्वस्थता स्वास्थ्य, उज्जवल उज्जवलता, सफल सफलता, सभ्य सभ्यता, गंभीर गंभीरता, क्रोध क्रोधित, काला कालापन, गर्म गर्मी, मोटा मोटापा, अच्छा अच्छाई, सरल सरलता, वाचाल वाचालता, कठिन कठिनाई। अब है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। हम सर्वनाम शब्दों के द्वारा किस प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं की का निर्माण करेंगे वो अब हम देखते हैं। तालिका में दो कॉलम है, सर्वनाम और भाववाचक संज्ञा। पढ़ते हैं। अहम अहंकार, अपना अपनापन, आप आपा, निज निजता, पराया परायापन, मम ममत्व, स्व स्वत्व, सर्व सर्वस्व। अब है क्रिया से, क्रिया के प्रयोग के द्वारा किस प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करेंगे वो देखते हैं। तालिका में दो कॉलम है, पहले में क्रिया और दूसरे में भाववाचक संज्ञा। खेलना खेल, चलना चाल, चढ़ना चढ़ाई, जीतना जीत, पढ़ना पढ़ाई, मुस्कुराना मुस्कुराहट, सोचना सोच, लिखना लिखाई, रोना रुलाई, दौड़ना दौड़, हंसना हंसी, हारना हार। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई हैं। तो बच्चों हमने पाठ के माध्यम से जाना कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं और किस प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो है अब बताइए इनमें से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं। सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, तीन विकल्प गलत हैं, एक विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला, जिस शब्द से विशेष व्यक्ति स्थान या वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो विशेष व्यक्ति स्थान या वस्तु का बोध होता है वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हमारा जो नंबर ए विकल्प है वो एकदम सही है, लगा देते हैं उस पर। नेक्स्ट है, जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराएं वे क्या कहलाते हैं? प्राणीवाचक, स्थानवाचक, जातिवाचक, कालवाचक। जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वो जातिवाचक। तो हमारा सी विकल्प सही है, लगाएंगे सी विकल्प पर। नेक्स्ट है, संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? 2 4 3 6। तो संज्ञा के 3 भेद हैं। हमारा जो सी विकल्प है वो एकदम सही है। संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? 2 4 3 6। तो संज्ञा के 3 भेद हैं। सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, लगाएंगे सी विकल्प पर।
जिस शब्द से व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष तथा अवस्था का बोध होता है, कहते उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक, भाववाचक, कालवाचक, इनमें से कोई नहीं, तो वो कहलाता है भाववाचक। हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा, लगा देंगे बी विकल्प पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों की उचित भाववाचक संज्ञा विकल्पों से चुनिए। तो बच्चों इस प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से हमें जो उचित विकल्प है भाववाचक संज्ञा का उसको चुनना है और उसके आगे चिन्ह लगा देना है। तो चलिए करते हैं। गुरु, गुरुत्व, गुरुता। तो गुरु से जो भाववाचक संज्ञा बनेंगी वो गुरु और गुरुता दोनों होंगी, तो सी विकल्प के आगे लगा देंगे राइट, सही का निशान लगा रहे हैं हम। अहम, घमंड, अहंकारी, घमंडी, अलंकार। तो अहम से बनेगी अहंकारी, इसके आगे लगा देते हैं सही। चढ़ना, चढ़ाई, चढ़ाई पूर्ण, चढ़ाई युक्त, चढ़वाई। तो चढ़ना का चढ़ाई, ए विकल्प सही है। सुंदर, सुंदर का सुंदरता, सुंदरी, सौंदर्य, इनमें से कोई नहीं, तो सुंदर से सुंदरता, ए विकल्प सही है। नेक्स्ट है, सत्य कथन पर सही तथा असत्य पर गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो चलिए करते हैं। भाववाचक संज्ञा किसी विशिष्ट नाम का बोध कराती है, नहीं, ये गुण, दोष, भावों को, दशा को बताती है। अंग्रेजी व्याकरण की समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं हिंदी में जातिवाचक संज्ञा होती हैं, बिल्कुल सही। जातिवाचक संज्ञा किसी वर्ग या जाति के नाम का बोध कराती है, ये भी सही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी भाव या गुण के नाम को कहते हैं, भाव या गुण के नाम को नहीं कहते, भाव या गुण के नाम को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी विशिष्ट नाम का बोध होता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर 2 कॉलम है, ठीक है, एक में नाम लिखे हुए हैं और दूसरे में उनसे संबंधित संज्ञाएं लिखी हुई हैं। तो चलिए मिलान करते हैं। लड़का, लड़का क्या आएगा? लड़का है जातिवाचक संज्ञा। सेना, समुदायवाचक संज्ञा। तेल, द्रव्यवाचक संज्ञा। बचपन, भाववाचक संज्ञा। और अमन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हो गया मिलान, ठीक है। इसमें हमने देखा कि जो शब्द हमें जाति का बोध करा रहे हैं, संपूर्ण जाति का, वो जातिवाचक संज्ञा, जो किसी विशिष्ट व्यक्ति के नाम का बोध करा रहे हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। द्रव्य से संबंधित है द्रव्यवाचक संज्ञा, पूरे समुदाय समूह का बोध करा रहे हैं समुदायवाचक संज्ञा। और जो बचपन यानी कि भाव का, अवस्था का बोध करा रहे हैं वो भाववाचक संज्ञा। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका में। आप इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे तो आप इनका हल कर लेंगे, आप इनको का उत्तर आसानी से लिख लेंगे पाठ को पढ़कर। तो एक बार मैं प्रश्न पढ़ देती हूँ। संज्ञा किसे कहते हैं? भेद सहित लिखिए। इसमें आपको संज्ञा की परिभाषा लिखनी है और वो कितने प्रकार की होती है उन भेदों को लिखना है नाम सहित, और उदाहरण भी दे देंगे। जातिवाचक संज्ञा को उदाहरण देकर समझाइए। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं ये बताएंगे और फिर उदाहरण लिख देंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा बताएंगे और फिर उदाहरण लिख देंगे। भाववाचक संज्ञा को उदाहरण सहित समझाइए। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं और फिर उदाहरण। भाववाचक संज्ञा की रचना किन शब्दों से होती है? उदाहरण सहित लिखिए। हम किस किस प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं, तो हमें उनके नाम लिखने हैं कि जिन जिनसे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, और फिर उदाहरण बता देंगे। समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा में अंतर बताएंगे कि द्रव्य और समुदाय वाली संज्ञाओं में क्या अंतर है। तो समुदाय जो पूरे समुदाय को बताती हैं और द्रव्यवाचक जो द्रव्य है यानी कि द्रव्य और धातुओं को बताती है, ये अंतर लिख लेंगे। ये कार्य बच्चों आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है, ध्यानपूर्वक करेंगे। तो बच्चों आज हमने जाना पाठ के माध्यम से कि संज्ञा क्या होती है, उसके कितने भेद होते हैं और किस प्रकार से हम उसका प्रयोग करते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हम किस प्रकार से करते हैं। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। पाठ को फिर से पढ़ेंगे और जो अभ्यास कार्य दिया गया है उसको पूर्ण कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।